गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर। बेटा हमने पिछले क्लास में ब्लॉक्ड क्रेडिट्स के 3 पॉइंट्स हमने कवर करे थे, मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट से रिलेटिंग। बेटा अब 4th पॉइंट पे आते हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और बेटा आपको समझाता हूँ, देखो फोर्थ है आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। चलो बेटा अपना ध्यान से एग्जांपल समझना। बेटा ए, बेटा ए ना एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार। ये एक ठेकेदार है और ये बेटा मैं हूं बी, मैं हूं बी। ठीक है बेटा, अब हुआ क्या, ये आप कह लो कॉन्ट्रैक्टी है। अब बेटा हुआ क्या, मुझे ना अपने लिए एक बेटा बिल्डिंग बनानी है। मुझे अपने लिए बेटे एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, एक बिल्डिंग बेटा मुझे अपने लिए बनानी है। ये बनानी है बेटा बिल्डिंग, कॉपी करो। कॉपी कर लो बच्चे। बेटा मैंने क्या करा, ये बिल्डिंग मुझे बनानी है। मैंने क्या करा, मैंने बिल्डिंग बनाने का ठेका, कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया बेटा, ए को। अब मैंने जो से कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, वो बेटा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। बेटा मैं आपको ना पहले भी बता चुका हूँ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बेटा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है मटेरियल प्लस लेबर का कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल प्लस लेबर का कॉन्ट्रैक्ट इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने वो ठेका किसको दे दिया बेटा, ए को। बेटा मटेरियल प्लस लेबर का क्या मतलब हुआ, मतलब इस बिल्डिंग को बनाने में बेटा जो भी मटेरियल लगेगा, सीमेंट लगे, सरिया लगे, ईंटें लगे, बजरी लगे, रोड़ी लगे, ये सब मटेरियल बेटा कौन लगाएगा, ए लगाएगा, सारा मटेरियल। अच्छा जो लेबर लगेगी बेटा, वो भी सब कौन लगाएगा बेटा, ए लगाएगा। मैंने तो उसे ठेका दे दिया बेटा 50 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए में हमारा सौदा तय हुआ, मैंने उसको दे दिया बेटा। बात समझ आई? चलो अब बेटा उन्होंने एक बात कही है, क्या कि इस 50 लाख रुपए पे ए ने बी से क्या चार्ज किया होगा बेटा, जीएसटी। इस 50 लाख रुपए पे ए ने बी से चार्ज करा जीएसटी। इस जीएसटी का क्रेडिट नॉट अलाउड, आईटीसी नॉट अलाउड। बेटा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे जो जीएसटी आप पे करते हो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है बेटा, आईटीसी नॉट अलाउड। उसका बेटा क्रेडिट नहीं मिलता है आपको। हाउएवर इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो पढ़ते हैं बेटा। तो याद रखना बी को, बी की बात कर रहा हूं बेटा, बी को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा इस 50 लाख रुपए पे जो जीएसटी उसने पे किया है। तो बी को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर आपने ली है और उस पर कोई जीएसटी दिया है, नो क्रेडिट। ठीक है,
अब बेटा छोटी छोटी एक दो बातें मैं आपसे करूंगा, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि बी को इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन इस रूल का बेटा एक एक्सेप्शन है। इनफैक्ट एक नहीं, दो एक्सेप्शन है इस रूल के। मैं बी के लिए बात कर रहा हूं बेटा। दो एक्सेप्शन है। कौन कौन से दो बेटा? उन्होंने कहा अगर बी ने ध्यान से सुनना, इस 50 लाख रुपए प्लस जीएसटी को, 50 लाख रुपए प्लस जीएसटी को अपनी बुक्स में करावाया, आपने अपनी बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया ना। अगर बी ने 50 लाख रुपीस प्लस जीएसटी को अपनी बुक्स में क्या कर दिया? कैपिटलाइज, तो बेटा याद रखना आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों बेटा? क्योंकि जब आप कैपिटलाइज करोगे 50 लाख प्लस जीएसटी को, अगर आप कैपिटलाइज करोगे तो उससे क्या होगा मुझे बताओ, सोच के बताओ बेटा। जब आप 50 लाख रुपए प्लस जीएसटी को जब कैपिटलाइज करोगे, कैपिटलाइज करने का मतलब क्या हुआ? बी कैसे करेगा बेटा? अपनी बैलेंस शीट बनाएगा। बैलेंस शीट में क्या शो करेगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसे शो करेगा ना बैलेंस शीट में। इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना? 50 लाख रुपए प्लस जीएसटी। सपोज 18% का जीएसटी है, तो 50 लाख पे 18% 9 लाख का जीएसटी, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को शो करेगा बैलेंस शीट में 59 लाख पे। मतलब उसने क्या करा? उसने 18% के जीएसटी को अपनी बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया। अब सोचो क्या बताया था मैंने कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट में। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को 59 पे शो करा बैलेंस शीट में, तो आप डेप्रिसिएशन कितने पे क्लेम करोगे? 59 पे। मतलब 9 लाख का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स है, उस पे भी डेप क्लेम करोगे ना। और कंडीशन क्या कहती थी बेटा? अगर आप जीएसटी पे, इनपुट टैक्स पे डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे ना, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता बेटा आपको, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आपने इस पे 9 लाख रुपए पे क्या क्लेम कर लिया? डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया ना आपने। डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा। दोनों में से ना एक ही बेनिफिट मिलता है, जो मर्जी ले लो। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा आपको। भाई 9 लाख रुपए के जीएसटी पे मैं क्या क्लेम कर रहा हूं? डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने 9 लाख रुपए को अपनी बुक्स में क्या कर दिया? कैपिटलाइज। तो मैं उस पर डेप क्लेम कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा डेप क्लेम कर रहे हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट एक ही मिलेगा, दोनों में से जो भी ले लो। तो इसका मतलब बेटा मुझे एक बात क्लियर हुई, अगर मैं जीएसटी को अपनी बुक्स में कैपिटलाइज नहीं करता, असेट शो नहीं करता, तो क्या फिर मैं क्रेडिट ले सकता हूं? बिल्कुल लो ना बेटा। क्योंकि अगर आप कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो जीएसटी को, तो इसका मतलब आप डेप भी क्लेम नहीं कर रहे हो उस पे, और डेप क्लेम नहीं कर रहे हो तो क्या इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो पहला एक्सेप्शन क्या हो गया? वैल्यू इज नॉट कैपिटलाइज्ड इन बुक्स। क्योंकि बेटा अगर आपने वैल्यू को बुक्स में क्या कर दिया? कैपिटलाइज, इसका मतलब आप उस पर क्या क्लेम कर रहे हो? डेप। और डेप क्लेम कर रहे हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होता। हाँ, अगर आपने वैल्यू को कैपिटलाइज नहीं करा है, पीएल में शो करा है, वैल्यू को रेवेन्यू माना है उसे, तो उसका मतलब बेटा आप उस पर डेप क्लेम नहीं कर रहे हो, तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। बात समझ आई? अब दूसरा एक्सेप्शन बेटा क्या है? इफ immovable property is plant and machinery. If immovable property is plant and machinery. बेटा उन्होंने पता है क्या कहा? मेरे को एक बार बताओ बेटा, प्लांट एंड मशीनरी मूवेबल होता है या इमूवेबल? बेटा इमूवेबल मेजॉरिटी केसेस में। क्यों? एक बार बताओ, आप एसी खरीदते हो, एसी बेटा पड़ा पड़ा यूज थोड़ा ना होता है। एसी को क्या करते हो? दीवार पे ग्रोट करते हो,
इंस्टॉल करते हो तो बेटा फिर वो हिल तो सकता ही नहीं, मूव तो कर सकते ही नहीं आप उसे, तो मूवेबल बना या इमूवेबल? इमूवेबल बना बेटा। ऐसी हैवी मशीनरी जो होती हैं वो बेटा जमीन में ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद वो क्या बन जाती है? इमूवेबल। याद करो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? एनीथिंग अटैच टू अर्थ या परमानेंटली फासन टू अर्थ, वो क्या होती है बेटा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो प्लांट एंड मशीनरी को बेटा परमानेंटली फासन किया जाता है अर्थ में ताकि वो मूव ना कर पाए। हमारा इंटेंशन ही उसको फासन करने का क्या होता है? ताकि वो हिल ना पाए, तो इमूवेबल बन गई बेटा। तो उन्होंने बेटा एक बात कही, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट और मशीनरी है ना तो हम आपको क्रेडिट दे देंगे। हाँ, अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो क्रेडिट नहीं देंगे, ठीक है? प्लांट एंड मशीनरी है तो क्रेडिट दे देंगे, ठीक है बेटा? तो ये दो एक्सेप्शन है। अभी सुनना, एक बात अभी और है, पक्का? अब मैं बेटे एक बात करूंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे एक बात बताना बेटा, बेटा कई बार क्या होता है, मुझे पहले बताओ ए का बिजनेस क्या है? ए का बिजनेस ठेकेदार है, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देता है। तो बेटा कई बार क्या होता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देने के लिए आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेनी पड़ती है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली ताकि मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे सकूं। तो बेटा याद रखना, ए को इसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं? जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ए ने ली है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देने के लिए, क्या ए को क्रेडिट मिलेगा या नहीं? बिल्कुल बेटा, क्योंकि उसने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली थी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देने के लिए। हां, मुझको क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि बेटा मेरा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से मेरा दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। लेकिन ए की अगर बात करूं तो उसने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली, क्यों? ताकि वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे पाए। तो अगर कोई पर्सन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देने के लिए, बेटा उसको क्रेडिट मिलेगा। तो ए ने सुनना बेटा, ए ने बेटे सी से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली, या मैं चलो ऐसे बोलूं, सी ने ए को क्या दी बेटा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। बेटा पता है आपने शायद सुना हो बेटा सब कॉन्ट्रैक्ट का भी केस होता है। कौन सा केस? सब कॉन्ट्रैक्ट। बी ने ए को कॉन्ट्रैक्ट दिया, ए ने वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आगे दे दिया सी को, इसे हम कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट। तो बी ने ए को ठेका दिया, ए ने वो ठेका आगे सी को दे दिया। तो इसका मतलब ए बी को सर्विस दे रहा है और सी ए को दे रहा है। अब बताओ जरा, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, ए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सी से ले रहा है, क्यों? ताकि वो बी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे पाए। तो क्या बेटा ए को क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल बेटा। यह है एक्सेप्शन नंबर 3। ए कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम सी। क्यों बेटा? क्यों बताओ? क्योंकि उसने ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सी से ली थी आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देने के लिए। तो अगर मैं सर्विस लेता हूं आगे देने के लिए तो बेटा वो मेरी नेसेसिटी बनता है, वो लग्जरी नहीं बनता है बेटा। हां, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट हूं, चार्टेड अकाउंटेंट हूं, करण सौरभ एंड एसोसिएट चार्टेड अकाउंटेंट्स रन करता हूं बेटा मैं। तो बेटा मेरे लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर मैं लेता हूं वो लग्जरी है। लेकिन ए के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज नॉट अ लग्जरी। अगर उसने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देने के लिए तो उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो उसने ली है उसका क्रेडिट मिलना चाहिए बेटा। तो ए कैन अवेल
इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रिसीव फ्रॉम सी। क्यों? क्योंकि उसने ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है आगे देने के लिए। कॉपी करो बेटा। समझ आया बच्चे? आगे चलें। इसी से रिलेटेड बेटा एक पॉइंट मुझे और कराना है, पढ़ लें एक बार। देखो, सबसे पहले उसने क्या कहा? उसने कहा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाउएवर, इस रूल के क्या हैं कुछ एक्सेप्शन? क्या? देखो, पहला वाला, इट इज इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। मतलब ये क्या बात हुई? अगर मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है आगे देने के लिए तो क्या मुझे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का क्रेडिट मिलना चाहिए? बिल्कुल बेटा, क्योंकि बेटे ये आपकी नेसेसिटी बनता है। मुझे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देने के लिए समटाइम्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेनी पड़ती है। अच्छा, दूसरा, वैल्यू इज नॉट कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स। याद रखना, वैल्यू कैपिटलाइज मत कर देना, क्योंकि अगर कैपिटलाइज करी तो आप उस पर क्या क्लेम करोगे? डेप। और डेप क्लेम कर रहे हो बेटा, डेप क्लेम कर रहे हो तो आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है। तो कैपिटलाइज मत करना। और तीसरा है बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज प्लांट एंड मशीनरी। तो अगर आप प्लांट एंड मशीनरी के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेते हो क्रेडिट मिलेगा। आईटीसी अलाउड है बेटा। समझ आया ये वाला? एक और करें, ऐसा ही करवा रहा हूं बेटा। फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये पे, इस पे आओ बेटा, फिफ्थ। ठीक है, अब ये क्या है तो डिफरेंस नोटिस करना। फिफ्थ पॉइंट लिखो बेटा। पता है बेटे फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऊपर भी हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी थी। फिर सर डिफरेंस क्या है? यहां पर है ऑन ओन अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। बेटा एक बात बताओ, ऊपर बिल्डिंग बनाने का ठेका मैंने किसको दिया था? ए को। अब बेटा मैं फिफ्थ ये जो पॉइंट मैं अब करा रहा हूं इसमें मैं कहता हूं मैंने बिल्डिंग बनाने का ठेका किसी को नहीं दिया बेटा, किसी को नहीं। मैं खुद बिल्डिंग बनवा रहा हूं, खुद बेटा, मैं खुद बनवा रहा हूं बिल्डिंग। ठेका नहीं दिया है मैंने किसी को, मैं खुद बिल्डिंग बना रहा हूं बेटा। मुझे बिल्डिंग बनवाने की नॉलेज है, मैं रियल एस्टेट सेक्टर में हूं, बहुत बिल्डिंग्स बनाई है बेटा मैंने, तो मुझे बिल्डिंग बनाने की क्या है? नॉलेज है। पक्का? तो ध्यान से सुनना अब जो मैं कहूँगा। तो बेटा ऊपर वाले केस में और इस वाले केस में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले केस में मैंने बिल्डिंग बनाने का ठेका ए को दे दिया था, मटेरियल प्लस लेबर का। अब मैं बिल्डिंग खुद बनवा रहा हूं अपने सुपरविजन में। ठेका ठूका मैंने किसी को नहीं दिया, मुझे सारी बिल्डिंग बनवाने की बेटा नॉलेज है मुझे, मैं बिल्डिंग खुद बनवा रहा हूं। अब ये देखो, ये बेटा मैं हूं, ये मैं हूं। तो बेटा मैं खुद अपने लिए अपनी बिल्डिंग बनवा रहा हूं, सारी नॉलेज है बेटा मुझे, कैसे बनानी है बिल्डिंग सब नॉलेज है मुझे। तो मुझे ठेका देने की क्या जरूरत है? मैं खुद बनवाऊंगा। तो मैं अपने लिए बिल्डिंग खुद बना रहा हूं बेटा। ये बेटा बात समझ आई? बेटा अब होता क्या है, सुनो ध्यान से। अब होता क्या है कि जब मैं बिल्डिंग बनवाऊंगा, बना रहा हूं मैं खुद, जब मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो बेटा बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे मटेरियल खरीदना पड़ेगा बेटा। भाई पहले तो क्या था, मैंने ठेका दे दिया था ए को,
वही मटेरियल खरीदेगा, वही लेबर हायर करेगा। अब क्या होगा, मटेरियल मुझे खरीदना पड़ेगा, मटेरियल खरीदूंगा तो उस पर क्या दूंगा, जीएसटी दूंगा। अच्छा, लेबर भी मुझे हायर करनी पड़ेगी, लेबर भी मुझे हायर करनी पड़ेगी, लेबर पे भी क्या देना पड़ेगा बेटा, जीएसटी देना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो मटेरियल भी मैं ही हायर करूंगा और लेबर भी मुझे ही देनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ आई। तो क्या बेटा, क्या बेटे, इस मटेरियल और लेबर का जो मैं जीएसटी दूंगा, क्या उसका क्रेडिट मिलना चाहिए बेटा, आईटीसी नॉट अलाउड। बेटा आईटीसी नहीं मिलता है आपको, इस मटेरियल लेबर का आपको आईटीसी नहीं मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। लेकिन वही शर्तें आ जाती हैं फिर आगे, इसका आईटीसी अलाउड नहीं है। तो डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में। फोर्थ में मैंने ठेका दिया था मटेरियल प्लस लेबर का, अब मटेरियल भी मैं खुद खरीद रहा हूं, लेबर भी मैं खुद हायर कर रहा हूं, तो क्या दूंगा, जीएसटी, जीएसटी दूंगा, उसका क्रेडिट मिलता है क्या, नहीं मिलता बेटा। एक वही शर्तें हैं बेटा, आगे पहले पढ़ो, ये देखो, इनवर्ड सप्लाई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कहा बेटा मैंने, इनवर्ड सप्लाई। बेटा बताओ क्या क्या खरीदा था मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए, मटेरियल खरीदा था, लेबर हायर करी थी, है ना, इनवर्ड सप्लाई हो गया वो। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट और मशीनरी, याद रखना ये वाला रूल प्लांट और मशीनरी पे अप्लाई नहीं करता है। तो फोर्थ और फिफ्थ सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करेगा अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। मतलब अगर मैं प्लांट और मशीनरी बनाने का ठेका देता हूं तो भी क्रेडिट मिलेगा, खुद बनाता हूं तो भी क्रेडिट मिलेगा। क्या कहा फिर आगे मैंने, ऑन हिज ओन अकाउंट, खुद बनवा रहा हूं बेटा, ठेका ठूका नहीं दिया मैंने, खुद बनवा रहा हूं। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, प्रोवाइडेड, बेटा उसने कहा इवन इफ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए ही क्यों ना बना रहे हो। यानी बेटा अज्यूम करो एक बात, मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट बना रहा हूं बेटा, तो मेरा तो बिजनेस है बेटा, इवन दो बिजनेस के लिए ही क्यों ना हो तब भी आपको उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो आपने मटेरियल खरीदा, जो लेबर हायर करी, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, इवन दो बिजनेस के लिए ही वो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों ना हो। ठीक है, एक शर्त है बेटा, प्रोवाइडेड वैल्यू ऑफ गुड्स इज, बेटा ये ना 2 मिनट काट दो आप, ये काटो, मैं आपको ना एक्सेप्शन लिखवाता हूं, एक्सेप्शन लिखो, वही एक्सेप्शन है बेटा जो हमने वहां पर किया था। क्या एक्सेप्शन है, वैल्यू इज नॉट कैपिटलाइज्ड इन बुक्स। याद रखना बेटा, अगर बुक्स में वैल्यू को क्या कर दिया, कैपिटलाइज, तो उस पर क्या क्लेम करोगे, डेप क्लेम करोगे, तो क्या जीएसटी का क्रेडिट मिलना चाहिए, नहीं। हाँ, अगर आपने कैपिटलाइज नहीं करा है तो आप क्रेडिट ले सकते हो। तो वैल्यू मस्ट नॉट बी कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स। सब बताओ बेटे, बात समझ आ रही है सबको, क्लियर हुआ सबको। चलो, ये बेटा आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब मैं आपको ना 2-3 पॉइंट्स फिर से एक जैसे हैं वो करवा रहा हूं बेटा, इस पे आना। सिक्स्थ पॉइंट बहुत सिंपल है बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सिक्स्थ, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। ध्यान से सुनना, सिंपल सिंपल बातें। अब बेटा एक बात बताओ, मैं अब चलो एग्जांपल देता हूँ बेटा। बेटा मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी में ना कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, कोई 50 एम्प्लॉयज़ के आसपास हैं। एक दिन ना बेटा एक एम्प्लॉय की फेयरवेल पार्टी है, मतलब उसका रिटायरमेंट हो रहा है, तो एक फेयरवेल उसका होना है। तो बेटा हुआ क्या, सुबह मॉर्निंग में मैं ऑफिस आया, मैं एम्प्लॉयर हूँ बेटा, एम्प्लॉयज़ आए,
एम्प्लॉयज़ ने मेरे को बताया कि सर आज ये पर्सन रिटायर हो रहा है, तो क्यों ना इसकी फेयरवेल पार्टी आज करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाए आज फेयरवेल पार्टी। मैंने कहा एक काम करो, पार्टी हम ग्रैंड स्केल पे करेंगे आज रात होटल में, सारा अरेंजमेंट मैं देख लूँगा, मैं एम्प्लॉयर हूँ बेटा। मैंने कहा एक काम करो, पहले अभी तो करें पार्टी, छोटी पार्टी अभी करेंगे, बड़ी पार्टी रात को करेंगे। एक काम करो, केक ले आओ बाज़ार से, समोसे वगैरह ले आओ, पैटीज़ ले आओ, कोल्ड ड्रिंक्स ले आओ, ठीक है। आपसे पूछूंगा बेटा, बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, फूड आया, केक आया, पेस्ट्रीज आई, पैटीज़ आई, समोसे आए, जलेबी आई, ठीक है, फूड आया, कोल्ड ड्रिंक्स आई, जूसेस आए, बेवरेजेस आए। इन पे बेटा जीएसटी भी दिया होगा आपने, भाई जब खरीदा है तो जीएसटी दिया होगा, क्या क्रेडिट मिलेगा? नहीं बेटा, फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट नहीं मिलता है, नहीं मिलता बेटा, ठीक है, बात समझ आई? अच्छा, अब चलो पार्टी हो गई, खा पी के मस्त हो गए अपना। अब क्या था, रात को थी बड़ी पार्टी होटल में, लेकिन मैंने उससे पहले ना अपने एम्प्लॉयज़ को कहा, मैं कहा यार तुम लोग ना, तुम लोगों की शक्लें उस होटल में जाने लायक नहीं है। मैं कहा अपनी हालतें देखो, शीशे में देखो अपनी शक्लें, काम कर करके आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं तुम्हारे। एक काम करो, सारे के सारे मेरे साथ सैलून में चलो, तुम लोगों का ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाता हूँ। तो ले गया बेटा लाइन से सबको, बेटा सैलून में बिठा दिया। सैलून वाले को बोला मैंने, मैं कहा हाँ भैया इनको ज़रा बढ़िया मस्त कर दे, ज़रा इन्हें एकदम हेयर कट करना है, फेशियल करना है, वैक्सिंग वुक्सिंग, मतलब जो जो चीज़ें होती हैं बेटा सब करना है, मैनीक्योर पेडिक्योर, मतलब जो भी आप सोच सकते हो। मैं कहा चमका दे इन्हें, रात को पार्टी है। बिल बन गया 10,000 रुपये का, उसने जीएसटी ले लिया मेरे से, ले लो जीएसटी। क्या क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा क्रेडिट, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज का नहीं मिलता है बेटा क्रेडिट, बात खत्म। अच्छा, अब रात को पार्टी की बात आ गई। अब बड़े होटल में पार्टी थी बेटा, बड़े होटल में पार्टी थी, या मैं चलो होटल की जगह ना मैं आपसे बात करता हूँ, मेरे घर में पार्टी है बेटा, मेरे घर में पार्टी है, मेरा लॉन बहुत बड़ा है, मैंने वहाँ पर पार्टी रखी है। लेकिन बेटा केटरिंग जो है ना, वो मैंने बाहर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, से कुमार स्वीट्स है ना, उनको मैंने बेटा केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैंने कहा तुम मेरे घर पे केटरिंग करो, ठीक है। उसने केटरिंग का बिल 50,000 रुपये बना दिया, ले ले भैया, मैंने जीएसटी दे दिया उस पर। क्या उस जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा, इन चीज़ों का क्रेडिट नहीं है। तो फूड बेवरेजेस खरीदे, नहीं क्रेडिट मिलेगा। एम्प्लॉयज़ के लिए फूड बेवरेजेस खरीदे, नहीं मिलेगा क्रेडिट। आउटडोर कैटरिंग, नहीं मिलेगा क्रेडिट। ब्यूटी ट्रीटमेंट, नहीं मिलेगा क्रेडिट। अब कोरोना वायरस का बेटा सीज़न चल रहा है, एक दिन आए सब के सब, किसी को जुकाम हो रखा है, कोई खांस रहा है, बुखार हो रखा है। मैंने कहा एक काम करो, लाइन से सारे के सारे बैठ जाओ, सबका हेल्थ चेकअप होगा, हेल्थ केयर सर्विसेज। जीएसटी दिया, क्या क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा, पक्का? अच्छा, हद हो गई बेटा। अब तो मैं सबको ले गया सर्जरी वाले के पास। मैंने कहा एक काम करो, लड़कियों को सबको दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट बना दो, और जो लड़के हैं किसी को सलमान खान, शाहरुख खान बना दो। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी बेटा 5 लाख रुपए का बिल आ गया। बात समझ आई? जीएसटी दिया, क्या क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो बेटा इस टाइप की हरकतें आप करते रहो, क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। पॉइंट समझ आ रहा है? लेकिन कुछ एक्सेप्शन है बेटा, समझना, सिंपल बात बिल्कुल। एक्सेप्शन पहला, इफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ सेम इज यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेम। अब सुनो मेरे को बेटा, बताओ आपने फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट मुझे नहीं दिया, समझ आया, मैं एक्सेप्ट करता हूं बेटा, मुझे क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन बेटा एक बात बताओ, जिससे फूड एंड बेवरेजेस खरीदा है मैंने, उसने भी तो पहले कहीं से खरीदा होगा। तो बेटा जो दुकानदार है
जिससे फूड एंड बेवरेज खरीदा है, जलेबियां, समोसे, पैटी वगैरह वगैरह, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी हैं, क्या बेटा उस दुकानदार को क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं बेटा? वो जब तक कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा नहीं, बेचेगा कैसे? तो उसका तो बिजनेस ही इसी चीज का है। तो पेस्ट्रियां बेटा खरीदनी पड़ेगी तभी तो बेचेगा। तो क्या उसको फूड एंड बेवरेज का क्रेडिट नहीं दोगे? शॉपकीपर को उसको मिलना चाहिए बेटा। तो दुकानदार जिसका बिजनेस ही ये है, इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस, सेम लाइन ऑफ बिजनेस। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैंने कुमार स्वीट से केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। हो सकता है बेटा कुमार स्वीट्स ने मुझे कहा कि हम एक काम करेंगे, हम आपको ना खाने का कॉन्ट्रैक्ट हम दे देते हैं, ठीक है, जो लास्ट में स्वीट डिश होगी उसका भी हम दे देंगे, लेकिन स्नैक्स हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो स्नैक्स चाहिए। तो कुमार ने क्या करा, कुमार ने एक दूसरे से केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, सब कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बेटा कुमार स्वीट्स ने केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो बेटा वो तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो गया ना। तो अगर कोई पर्सन केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेता है आगे देने के लिए, तो क्या बेटा उसको क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। अब मैं ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए ले गया था सबको, मैंने कहा भैया इनका फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर वगैरह वगैरह सब कर दे। उसने कहा सर हमारे यहाँ ना हेयर कट होता है, फेशियल होता है, मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं होता है हमारे यहाँ। मैंने कहा एक काम कर यार, किसी और से तेरा टाई अप होगा, उसको बुलवा के करवा दे यार, क्या दिक्कत है? तो उसने किसी को फ़ोन करा। अब एक बात बताओ, अब सुनो, जो सेलो वाला है उसने ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस ली है ताकि वो ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस आगे दे सके। तो बेटा क्या सेलों वाले को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस का? बिल्कुल। मुझे नहीं मिल रहा है, समझ आता है बेटा, लेकिन सेलों वाले ने जो ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस ली है, क्या उसे क्रेडिट मिलना चाहिए? बिल्कुल बेटा। यही रूल बेटे आगे फॉलो होते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है बेटा अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। फिर से बेटा वही बात आ गई, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अगर बेटा लॉ ने आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन फिक्स कर दिया है कि आपको ये चीजें प्रोवाइड करनी ही करनी है तो करनी है। जैसे बेटा एग्जांपल में अगर आपको एक छोटा सा बना के बताऊं, सपोज बेटा उत्तराखंड में एक लॉ पास हुआ कि जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं जिनके यहाँ 50 एम्प्लॉयज़ या उससे ज़्यादा हैं, उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को रोज के एक चाय और एक समोसा सुबह शाम प्रोवाइड करना पड़ेगा। समोसा नहीं तो साथ में कोई ना कोई स्नैक्स और। तो बेटा ये तो एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो गया ना, जो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर क्या करा है, फिक्स करा है। तो याद रखना, जो मैं चाय खरीदूंगा, जो समोसा मैं उनके लिए खरीदूंगा, जो उन्हें प्रोवाइड करूंगा, उस पे अगर जीएसटी दूंगा तो क्रेडिट मिलेगा या नहीं? मिलेगा बेटा, बिल्कुल, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से नहीं करा है, वो ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट ने आपके ऊपर क्या करी है, फिक्स करी है। कंसेप्ट बेटा सबको क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया बेटा हमारा 6th पॉइंट। एक और आपको कराता हूं ऐसा ही 7th। ऐसा ही है बेटा, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर नॉट अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। खैर वो तो बात की बात है अभी। तो बेटा वही बात, फिर से वही बात, मेरे जो एम्प्लॉयर हैं, मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैंने सबको बेटा जिम के सब्सक्रिप्शंस प्रोवाइड करवाए 1-1 साल के। मैं चाहता हूं मेरे एम्प्लॉयज़ फिट रहें, ठीक है बेटा। जब तक हेल्दी नहीं होंगे काम कैसे करेंगे? पक्का। तो मैंने सबको बेटा जिम के सब्सक्रिप्शंस प्रोवाइड करवाए हैं, जीएसटी दिया उस पर बेटा। क्या क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा आपको क्रेडिट। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का क्रेडिट नहीं मिलता है आपको। अच्छा, मैं चाहता हूं मेरे एम्प्लॉयज़ काम के बाद क्लब में बैठें, मजे करें, इंजॉय करें अपने आप को। सबको क्लब की मेंबरशिप लेके दी।
क्या क्रेडिट मिलेगा बेटा इस पे? नहीं मिलेगा। हाउएवर अगर एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, मतलब गवर्नमेंट ने बोला है, एक लॉ पास किया है गवर्नमेंट ने कि जितने भी कंपनी जिसमें 50 इंप्लॉइज या उससे ज्यादा हैं, उन सब कंपनीज के लिए ये ड्यूटी है कि वो अपने इंप्लॉइज को जिम के सब्सक्रिप्शंस, क्लब के सब्सक्रिप्शंस प्रोवाइड करवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेटा बताओ, अपनी मर्जी से दिया या मजबूरी में? मजबूरी में। क्या क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बेटा। तो अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो आपको बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा बेटा। बात समझ आई? पक्का? 7th पॉइंट बेटा। 8th पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अब बेटा फिर वही बात, मैंने अपने एम्प्लॉयज को सबका लाइफ इंश्योरेंस करवाया, प्रीमियम दिया, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, सबका प्रीमियम दिया, उस प्रीमियम पे जो जीएसटी था, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाउएवर एक्सेप्शन भी होते हैं बेटा। अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, बेटा मैं उन्हें ना उनका इंश्योरेंस में करवाना नहीं चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि मैंडेटरी है, आपको करवाना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं आपको करवाना पड़ेगा। तो बेटा मजबूरी में करवाया या मर्जी से? मजबूरी में ना, तो क्या क्रेडिट मिलेगा बेटा? बिल्कुल मिलेगा। तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। और सेकंड क्या है बेटा? और इनवर्ड सप्लाई ऑफ सेम इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी। वही सेम बात बेटा जो पहले भी आपसे इंश्योरेंस में करी थी, मैंने कार के इंश्योरेंस की बात करी थी जब बेटा, जनरल इंश्योरेंस की बात करी थी ना कार में। सुनो, अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये कस्टमर्स का इंश्योरेंस करती हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं बेटा थोड़ा सा, बेटा एक कंसेप्ट होता है री इंश्योरेंस का कंसेप्ट होता है बेटा, री इंश्योरेंस का कंसेप्ट। अब सुनो होता क्या है, ये बेटा एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, वाई इंश्योरेंस कंपनी। ये आपकी एक वाई इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, और ये कस्टमर है ए। बेटा हुआ क्या, ध्यान से सुनना, हुआ क्या, ए वाई इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और कहा मुझे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हो जाएगी। कितने की पॉलिसी चाहिए आपको? 100 करोड़ रुपए की पॉलिसी चाहिए मुझे, 100 करोड़ की। इंश्योरेंस कंपनी खुश, इंश्योरेंस कंपनी का बेटा मजा आ गया। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा आपका प्रीमियम बनेगा साल का 1 करोड़ रुपए। ये कह रहा है कोई बात नहीं। तो वाई इंश्योरेंस कंपनी खुश, इंश्योरेंस कंपनी का बेटा मजा आ गया, 100 करोड़ की पॉलिसी मिली है। लेकिन बेटा खुशी ना बहुत जल्दी दुख में बदल गई। क्यों? क्योंकि बेटा वाई इंश्योरेंस कंपनी को क्या लग रहा है कि यार इतनी बड़ी पॉलिसी कर तो दी, लेकिन सोचो, आप सोच के देखो बेटा, आप इंश्योरेंस कंपनी हो, वाई इंश्योरेंस कंपनी हो, आप सोच के देखो, इमेजिन करो एक ही डेथ हो गई, एक प्रीमियम देने के बाद, एक प्रीमियम दिया और एक ही हो गई डेथ। तो बेटा वाई इंश्योरेंस कंपनी की जेब में आया कितना? 1 करोड़। और देना कितना पड़ेगा एक ही डेथ के टाइम पे? 100 करोड़। तो बेटा किसी का भी गला सूखेगा। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है बेटा, माउंटेन ड्यू पियो, है ना। मेरी बात सुनो, गला सूख गया वाई इंश्योरेंस कंपनी का। वाई इंश्योरेंस कंपनी क्या सोचती है, अगर हमें 100 करोड़ रुपए का क्लेम ए को देना पड़ गया तो हमारी कंपनी तो लिक्विडेट हो जाएगी। इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारी, असेट बेच के भी इतने पैसे नहीं निकल पाएंगे 100 करोड़ रुपए। तो डर तो लगता ही है ना बेटा। तो वाई इंश्योरेंस कंपनी ने एक तरीका ढूंढा। क्या? वाई इंश्योरेंस कंपनी ने करवाया री इंश्योरेंस।
मतलब बेटा क्या, एक और इंश्योरेंस कंपनी है, एक्स इंश्योरेंस कंपनी। पता है बेटा वाई ने क्या करा, वाई ने अपना रिस्क, थोड़ा सा रिस्क एक्स को ट्रांसफर कर दिया। तो वाई इंश्योरेंस कंपनी ने अपना थोड़ा सा रिस्क किसको ट्रांसफर कर दिया, एक्स को, से 40% रिस्क उसने एक्स को ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर कल को ए की डेथ हो जाती है, 100 करोड़ देने पड़ते हैं, तो वाई को 100 करोड़ नहीं देने पड़ेंगे, वाई का रिस्क सिर्फ 60% का है, 40% उसने ट्रांसफर कर दिया है एक्स को। तो वाई को अपनी जेब से, बेटा वाई का रिस्क कितना है, वाई का रिस्क सिर्फ 60% है, तो 100 करोड़ का 60% मतलब 60 करोड़ वाई को देना पड़ेगा और बाकी 40 करोड़ कौन देगा, एक्स देगा। इस प्रोसेस को हम बेटा क्या नाम देते हैं, री इंश्योरेंस। बेटा जब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करवाती है ना, तो दैट इज री इंश्योरेंस। तो वाई इंश्योरेंस कंपनी ने अपना इंश्योरेंस करवाया है एक्स इंश्योरेंस कंपनी से टू द एक्सटेंट ऑफ 40%। दिस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ री इंश्योरेंस। समझ आया बेटा? अब मेरी एक बात सुनो, सुनो सुनो बेटा, मैं ए हूं, ध्यान से सुनना, मैं ए हूं, मैंने लाइफ इंश्योरेंस सर्विस ली वाई से, वाई ने प्रीमियम पे मुझसे जीएसटी लिया, क्या उसका क्रेडिट ए को मिलेगा बेटा? मैंने क्या बताया, लाइफ इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं मिलता बेटा, इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, नो क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब वाई इंश्योरेंस कंपनी ने अपना इंश्योरेंस करवाया एक्स से, तो एक्स को क्या दिया होगा बेटा, प्रीमियम भी दिया होगा, पक्का, कितना, 40%। तो 1 करोड़ का 40% मतलब 40 लाख का जो प्रीमियम है दैट बिलोंग्स टू एक्स इंश्योरेंस कंपनी, और इस 40 लाख पे एक्स इंश्योरेंस कंपनी ने बेटा जीएसटी भी चार्ज किया होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या वाई इंश्योरेंस कंपनी को इस प्रीमियम पे जो जीएसटी एक्स ने लिया है उसका क्रेडिट वाई को मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बेटा। रीजन समझो ना, वही रूल बेटा पूरे उसमें चल रहा है टॉपिक में। मैंने इंश्योरेंस कंपनी ली है, मैं सुनो, मैंने इंश्योरेंस सर्विसेज ली है, मैं वाई इंश्योरेंस कंपनी हूं, मैंने इंश्योरेंस सर्विस ली है एक्स से आगे इंश्योरेंस सर्विस देने के लिए। तो अगर मैं इंश्योरेंस सर्विस लेता हूं आगे देने के लिए तो मुझे क्रेडिट मिलेगा, बिकॉज मैंने इंश्योरेंस सर्विस ली है आगे इंश्योरेंस सर्विस देने के लिए, तो मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। पक्का बताओ बेटा, क्लियर हुआ? तो बेटा कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी से क्रेडिट नहीं ले पाएगा, लेकिन एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से क्रेडिट ले पाएगी। लो बेटा कॉपी करो, इसे हम री इंश्योरेंस कहते हैं बेटे। बेटा बातें समझ आ रही हैं सबको? चलें आगे चलें, देखो तो बेटा हमारा 8th पॉइंट भी हो गया ना। अब बेटा बाकी अब छोटे छोटे रह गए, चलो आ जाओ 9th पॉइंट बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए बेटा। 9th, देखो बेटा, इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। बेटा मुझे एक बात का जवाब दे दो बस, अपने आप बताओ, जिस पर्सन ने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर रखा है, आई हैव ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, क्योंकि मेरा पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख और 1.5 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है, तो मैंने करंट ईयर में ऑप्ट कर रखा है फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। क्या बेटा कॉम्पोजिशन स्कीम वाला आउटपुट टैक्स ले सकता है? नहीं। क्या बेटा कॉम्पोजिशन स्कीम वाला इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकता है? नहीं। क्यों?
क्योंकि इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। जब कॉम्पोजिशन स्कीम वाले का आउटपुट टैक्स ही नहीं है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ से आएगा, तो इनपुट टैक्स कहाँ से आएगा। बात समझ आ रही है। जब आउटपुट टैक्स ही नहीं है तो किसके अगेंस्ट लेगा इनपुट टैक्स का क्रेडिट, पक्का। तो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट्स आर ब्लॉक्ड, मतलब वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले पाएगा। कौन, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला, ठीक है। ये देखो बेटा, इस पे आओ। गुड्स और सर्विसेज यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, अपने आप बता दो बेटा, अपने आप। 10th पॉइंट, सिंपल बातें हैं, याद करो। कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, सबसे पहला पॉइंट, गुड्स मस्ट बी, सेकंड पॉइंट इनफैक्ट, गुड्स मस्ट बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में यूज होने चाहिए। जबकि बेटा आप यहां पर यूज कर रहे हो पर्सनल पर्पस के लिए, क्या क्रेडिट मिलेगा बेटा उन गुड्स और सर्विसेज का? नो। बात समझ आई? अच्छा, एक और 11th पॉइंट, ये वाला देखो बेटा। 11th पॉइंट, गुड्स दैट आर लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स। बेटा एक बात मेरे को बताना, लॉस्ट, खो गए, चोरी हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, राइट ऑफ हो गए, आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, मुझे एक बात बताना, उन्होंने एक शर्त कही थी, गुड्स मस्ट बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड। अगर गुड्स खो गए, चोरी हो गए, आपने डिस्पोज ऑफ कर दिए, डिस्ट्रॉय हो गए, राइट ऑफ हो गए, तो इसका मतलब वो गुड्स और गुड्स यूज तो हुए ही नहीं ना भाई। जब खो गए तो यूज कहाँ हुए, चोरी हो गए तो यूज कहाँ हुए, डिस्ट्रॉय हो गए तो यूज कहाँ हुए, यूज तो हुए ही नहीं। अब जब यूज नहीं हुए तो इनपुट टैक्स क्रेडिट किस बात का? नो क्रेडिट। बात समझ आ रही है? छोटे छोटे पॉइंट्स, ये देखो 12th, ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन सच एज लीव ट्रैवल कंसेशन नॉट अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। वही सेम बात आ गई बेटा। बेटा एक बात बताओ, मेरे सब एम्प्लॉयज काम कर करके थक चुके हैं, मैंने कहा एक काम करो, तुम सब एक एक हफ्ते की लीव लो, ठीक है, घूमने जाओ, जाओ सब घूमने जाओ, ऑफिस बिल्कुल बंद रहेगा एक हफ्ते तक। एम्प्लॉयज़ कहते हैं सर पैसा नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम सबके टूर्स मैं स्पॉन्सर करूंगा। तो बेटा मैंने मेक माई ट्रिप से सबके लिए टूर के पैकेजेस बुक करवा दिए, जो जहां जाना चाहता था सबके लिए। जीएसटी दिया मेक माई ट्रिप को, क्रेडिट मिलेगा बेटा? नहीं मिलेगा क्रेडिट। प्रोवाइडेड गवर्नमेंट ने मेरा स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन फिक्स ना कराओ। बेटा याद रखना, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको अपने एम्प्लॉयज को वेकेशन पे भेजना पड़ेगा, तो बेटा उस केस में तो मजबूरी बन जाती है ना, क्रेडिट देंगे या नहीं? बिल्कुल देना पड़ेगा बेटा। अगर तो मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूं, नो क्रेडिट, मजबूरी में भेज रहा हूं, क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। 12th पॉइंट। 13th, inward supplies received by a NRTP, non-resident taxable person, except on goods imported by। 13th, बेटा एक बात याद रखना, उन्होंने कहा है NRTP ने अगर कोई इनवर्ड सप्लाईज ली है ना, और उस पर जो जीएसटी उसने दिया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय। हाँ, अगर वो एनआरटीपी इंडिया में आके सप्लाई करता है और सप्लाई करने के लिए वो गुड्स इंपोर्ट करता है इंडिया में, तब जो जीएसटी वो देगा उसका क्रेडिट उसको मिलेगा। मतलब एक बात समझो बेटा, जो एनआरटीपी है ना, वो अगर फॉरेन में कोई गुड्स खरीदता है और उस पर कोई टैक्स देता है, जीएसटी देता है, तो बेटा उस पर उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो इंडिया में गुड्स इंपोर्ट करता है, या वो इंडिया में, बेटा सुनो ध्यान से, इमेजिन करो एनआरटीपी आया, एनआरटीपी इंडिया में आया, उसने इंडिया में कोई गुड्स खरीदे जिस पे उसने क्या दिया, जीएसटी, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? नहीं। लेकिन अगर वो बाहर से इंडिया में इंपोर्ट
इंपोर्ट करता है तो बेटा उसे इंपोर्टेड गुड्स पे जो जीएसटी देगा उसका क्रेडिट मिलेगा। तो अगर इंडिया में खरीदता है नो क्रेडिट, मैं लिख देता हूं, इंडिया में खरीदता है नो क्रेडिट, इंपोर्ट करता है मिलेगा क्रेडिट। ठीक है। और बेटा लास्ट पॉइंट हमारा आता है 14th, क्या है? Taxes paid under section 74, 129 and 130, that is taxes paid for evasion etc. बेटा ये वैसे सेक्शंस आपके कोर्स में नहीं हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आपने बेटा टैक्स का क्या किया, इवेजन किया, टैक्स का क्या किया, इवेजन, आपके ऊपर गवर्नमेंट ने बेटा पेनल्टी ठोक दी, इवेजन टैक्स चोरी करने की गवर्नमेंट ने आपके ऊपर पेनल्टी ठोक दी। अब गवर्नमेंट से आप बेशर्मी देखो बेटा, बेशर्मी की हद देखो, एक तो मैंने टैक्स चोरी करा, गवर्नमेंट ने मुझ पे लगा दी पेनल्टी, और मैं इतना बेशर्म हूं बेटा गवर्नमेंट से उस पेनल्टी का क्या मांग रहा हूं, क्रेडिट मांग रहा हूं। क्या मिलेगा बेटा? नहीं, मतलब ही नहीं उठता, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। लो बेटे, ये बेटा आपका पूरा ब्लॉक्ड क्रेडिट्स का जो टॉपिक था वो हमारा कवर हो गया। ठीक है बेटा, चलो बाकी बच्चे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मेरे ख्याल से बेटा ब्लॉक्ड क्रेडिट्स के पीछे कंसेप्ट जो था वो क्लियर हुआ सबको, पक्का? चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।